बड़ी खबर एक बार फिर से आ गई है और बड़ी खबर यह है कि ईरान के लड़ाकू विमान को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल ने ईरान के एक लड़ाकू विमान याक 130 को मार गिराया है और ये इजराइल के एक लड़ाकू विमान ने ही इसे मार गिराया है। बड़ी खबर इस समय यही है कि इजराइल लगातार हमले कर रहा है। F-35 इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमान से ईरान के याक 130-130 विमान को मार गिराया है और ये बड़ी खबर इस समय की यही है कि जबरदस्त ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं इजराइल की तरफ से और इजराइल न सिर्फ ईरान पर हमले कर रहा है बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले कर रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से पलटवार हो रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में फिर से हमले किए हैं। अरामको तेल रिफाइनरी पर हमला किया है, ड्रोन से ही अटैक किया है, एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमला किया है और हम आपको ये बता दें कि पिछले 5 दिनों से ये युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच। तो ईरान युद्ध की स्थिति पर आज हम आपको पल पल की इस समय खबर बता रहे हैं, चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा इस युद्ध का, इस पर भी हमारी नज़र है। स्थिति क्या है इस समय? 28 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्ध आज 5वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन कोई भी दोनों तरफ से झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका ने कहा कि ईरान के युद्धपोत खत्म हो चुके हैं, एयरफोर्स उनकी नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग कैपेसिटी तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। इसके अलावा सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावासों पर भी हमले जारी हैं और अब इस युद्ध में डर्टी बॉम्ब का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि खबर यह है कि ईरान में नए खामनेई की खोज पूरी हो चुकी है जो एक्शन में आ रहे हैं। और इस बीच ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कल जो बयान दिए उससे इस युद्ध के भविष्य पर आशंकाओं के गहरे बादल छा गए हैं, क्योंकि इस युद्ध का असली खेल अब शुरू हो रहा है जो तेल सप्लाई की शक्ल में भी दिखने लगा है। तो लगातार ये युद्ध बढ़ रहा है और ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जनरल मेस्टन सर, जिस तरह से 5वें दिन ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि कितना लंबा और खिंचेगा और किस तरह से ईरान के सैन्य अड्डों को, जहां पर उसके हथियार हैं, जहां पर उसकी मिसाइल्स हैं, जहां पर उसके ड्रोन्स हैं, उसे क्यों खत्म नहीं कर पा रहा है इस समय अमेरिका और इजराइल? जनरल सोई, इस बात का जवाब आप दीजिए और उसके बाद जनरल कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत सर, जनरल कुलकर्णी आपका। सही जी, बिल्कुल जैसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के पास पूरी इंटेलिजेंस है। उनको उनके ठिकानों का काफी हद तक पता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके एजेंट्स, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक है, आकाश के द्वारा सर्विलेंस है और पूरी आकाश पर इस समय में अमेरिका और इजराइल का डोमिनेशन है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उनकी ईरान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस बिल्कुल किसी तरह से भी उनका विरोध करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ऑलमोस्ट एक एक का जहाज था उसको भी आज गिरा दिया गया, यार 130। दूसरी बात यह है कि इनकी जो भंडारण है, देखिए इनको पता था कि पिछली बार जो उनसे लेसन लर्न किए जून में जो जो हुए थे, इन्होंने पूरा अपना बहुत गहरी टनल्स में बनाया हुआ है और इनका शूट एंड स्कूट, यानी कि फायर करता है फिर टनल के अंदर लॉन्चर चला जाता है, फायर करता है फिर अंदर चला जाता है, इस तरह से किया हुआ है। जो इनका भंडारण है वो भी काफी गहराई में है और टनल की एग्जिट कहीं होती है, एंट्री कहीं से होती है, जगह जगह से एग्जिट बनाए हुए हैं और पहाड़ों के अंदर भी काफी हद तक है। क्योंकि ईरान का जो इलाका है, जो ज्योग्राफी है, जहाँ पे प्लेन पथरीला इलाका और पहाड़ी इलाका है, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं जैसे इस्फहान और वहां पे जैसे आज उन्होंने इनके भंडारण पर हमला करने की कोशिश की, तो वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। क्योंकि जो इंसान बनाता है जो बंकर, उसके मुकाबले जो नेचुरल मोटी मोटी चट्टानें होती हैं उनको भेद पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। वो सालों का उनके अंदर सीजनिंग हो चुकी होती है। ये मेरा अपना अनुभव है जी कारगिल दराज का, कि जहां पर पाकिस्तान की शेलिंग होती थी तब चट्टानों के नीचे बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते थे। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, यही कारण है कि अमेरिका B-1 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो डीप सर, पेनिट्रेशन बॉम्ब, बंकर बस्टिंग बॉम्ब का ठीक है, इस्तेमाल करके गहराई में उनको बिल्कुल। खत्म किया जाए। जी जनरल कुलकर्णी भी, सही। जनरल सोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर, आप इस युद्ध को किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आप कोई भी सर किसी तरह के पीस की, ट्रूस की, किसी तरह की बातचीत की कोई भी खबर जनरल कुलकर्णी नहीं आ रही है, इसका कारण क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सैयद। सवाल ये है कि मुश्तबा जो है अब एक नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। सुप्रीम लीडर बनने सर, के बाद एक फिर से दिशा जो मिलनी चाहिए ईरान को, वो दोबारा मिलने लगेगी। और कमान तकरीबन वही है, वो सबको जानते हैं। आईआरजीसी उनके नीचे थी, आईआरजीसी और उनके दोनों के बीच में विश्वास है। और जो कार्रवाई हो रही है ईरान के अंदर, ईरान हौसला अफजाई में पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान के पास जरूर उस तरह के इक्विपमेंट नहीं होगा, लेकिन जो उसके पास मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनके द्वारा लो कॉस्ट ऑप्शन में अधिक से अधिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सोचता था कि ईरान जो है 5 दिन तक टिक पाएगा। अमेरिका जो पूरा का पूरा सामग्री लेकर के आया, इसराइल है, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पलटवार किया है ईरान ने, जिस प्रकार से ईरान ने वेस्ट एशिया में सारे देशों को परेशान करके रखा हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकन बेसिस पे अटैक, उनके जो नागरिक जगह है, होटल हैं, या उनके जो एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, सब पे हमला कर रहा है। इससे एक साफ दर्शाता है कि ये जो युद्ध है एसिमेट्रिक युद्ध हो चुका है। और कितना भी करने की कोशिश करे, ईरान जो है अभी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। जो जोश है, जज्बा है, जुनून है, सब कुछ है। लेकिन एक ही बात है कि अमेरिका के पास और इजराइल के पास नए नए इतने साधन हैं कि जितना भी आपके पास हो, एक न एक दिन मुश्किल होगी। जिस प्रकार से शुरुआत में ही टॉप लीडरशिप मारी गई, उनके एयरफोर्स के चीफ मारे गए, उनके नेवल चीफ मारे गए, उनके सारे आईआरजीसी के टॉप कमांडर मारे गए, उनके एयर सुप्रीमेसी अमेरिका और इजराइल ने पाली। उसका जो नेवी है उसको बिल्कुल उन्होंने इनकैपेसिटेट कर दिया, जो न्यूक्लियर है उसको उन्होंने इनकैपेसिटेट कर दिया। इसके बावजूद भी अगर ईरान टिका हुआ दिख रहा है और ईरान अगर युद्ध को खींचने की कोशिश कर रहा है, जो उसका मकसद है कि कितना जितना वो खींच सकता है खींचे, और विश्व भर में दबाव डाला जाए अमेरिका के ऊपर, ये युद्ध जो है इसको समाप्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए। ना कि ईरान को किसी तरीके से सरेंडर वाली जो बातचीत चल रही है, ईरान सरेंडर करे, तो ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते सरेंडर करना उसका काफी कठिन नजर आता है। सरेंडर नहीं करेगा, वो जान चली जाएगी, पर वो जाने नहीं देगा, अपना लगा रहेगा आखिर दम तक। तो ये जो एक असिमेट्रिक वॉरफेयर चल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं युद्ध लगता है अगले 3 दिन में पता चल जाएगा कि क्या अमेरिका इसको और ज्यादा तेज करने की कोशिश करता है, या फिर कोलैटरल डैमेज, मतलब तेहरान के अंदर अगर तेहरान को गाजा ही बनाना है तो फिर एक दूसरा ही मोड पूरे विश्व में चला जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो बार बार ईरान बोल रहा है कि हमने बंद कर रखा है, अमेरिका बोल रहा है नहीं खुला है, पर कहां से कोई शिप नहीं जा रहे हैं। तकरीबन 150-200 शिप जो है वो अभी भी बाहर खड़े हैं, वो अंदर कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो विश्व भर में तेल की परेशानी, कठिनाई, चीन का दबाव, बाकी विश्व का दबाव, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 दिन में तकरीबन पता चल जाएगा कि ईरान टिक पाता है या फिर बातचीत के द्वारा पूरा मसला जो है सुलझने की कोशिश होनी चाहिए। नहीं तो नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सर, जनरल कुलकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। सुमित चौधरी हमारे साथी भी जुड़ चुके हैं और जनरल सिवाज, सुमित आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल जनरल सिवाज, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इन सारी परिस्थितियों को देखें, जैसा जनरल कुलकर्णी भी बता रहे थे कि देखिए ईरान अपनी सुप्रीमेसी को कहीं से भी छोड़ना नहीं चाहेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि एक ऐसे नोट पर चीजें सुलझे या नेगोशिएशंस आगे बढ़े जहां पर ईरान की सुप्रीमेसी कायम रहे। लेकिन अभी के ताजा हालात में जब आप पूरी की पूरी नेवल फ्लीट को साफ कर देते हैं, आप लगातार उनकी सबमरीन्स को टारगेट करते हैं, 11 से ज्यादा शिप्स मार देते हैं, उनकी एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऐसे में वो सुप्रीमेसी कायम रखना ईरान के लिए क्या मुश्किल नहीं होगा और नामुमकिन नहीं होगा? और देखो बिल्कुल सुमित, 3-4 चीजें हैं। पहले तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की कैपेबिलिटी को ऊपर अंडर एस्टिमेट किया और अपनी जो कैपेबिलिटी ओवर एस्टिमेट किया, क्योंकि ये देखें 5 दिन की लड़ाई हुई है, जबकि अयातुल्लाह अल खमैनी को मार दिया गया, टॉप कमांडर्स मारे गए। ऐसे में अमेरिका ने सोचा था कि शायद ईरान घुटनों पे आ जाएगा और जल्दी कहीं बातचीत के लिए मान जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और ईरान ने किया क्या? ईरान ने इसको रीजनल वार बना दिया। ईरान ने जो मिलिट्री बेसिस थी अमेरिका की
चाहे वो कुवैत में थी या सऊदी, यूएई, ओमान, जोरान, तो उन सब को उसने एक्टिवेट कर दिया। कोलेटरल डैमेज उन्हीं सभी देशों को हो रहे हैं। जहां पर एक टाइम में अमेरिका आया था एज ए प्रोटेक्टर, आज उनके लिए वही प्रॉब्लम हो गया। आज वहां जो इन्वेस्टमेंट थी, जैसे अमेरिका ने भी कर रखी $150 बिलियन की, $20 बिलियन की, तो दुबई जो सेफेस्ट प्लेस थी इन वर्ल्ड में, आज उस पर हमले होने। तो एक प्रकार से बहुत प्रेशर डालने की, काउंटर प्रेशर डालने की कोशिश है कि ये देश प्रेशर डालेंगे अमेरिका पे, लड़ाई बंद हो। दूसरा रीजन है कि क्यों इन जगहों को टच किया है, यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना पुख्ता नहीं है जितना इजराइल में। तीसरा जी, ये नजदीक है, सरप्राइज फैक्ट है। चौथा, इन्होंने क्या किया, स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया। 20% वर्ल्ड का ऑयल स्टेट ऑफ हार्मुज से जाता है, और इससे क्या होगा, LNG 33%। अब सारा का सारा ऑयल, और ये नहीं आएगा, रेट्स बढ़ेंगे स्पेशली ऑयल के, $100 पर बैरल से ज्यादा अभी चले जाएंगे 4-5 दिन में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी उसने इंपॉर्टेंट चीज क्या की है, हिजबुल्लाह और होती रिबल हैं वो भी सक्रिय हो गए। हिजबुल्लाह है जो लेबनान से हमले कर रहा है इजराइल पे, होती रिबल ने रेड सी पे ब्लॉक कर दिया है। तो वहां से जो रास्ते शिप जाती थी, अब वो पूरा चक्कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का काट रहा है। ये भी कार्रवाई की है। और सर ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, जस्ट वन, ये मैं मानता हूं कि ईरान की वीकनेस दो हैं। ईरान के पास एयर डिफेंस अच्छा नहीं है, एयर पार नहीं है, मगर उसके पास मिसाइलों का कम से कम 10,000 के करीब उसके पास हाइपरसोनिक तक की मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, शाही ड्रोन। तो वो जब तक लड़ेगा जब तक ये आपकी मिसाइलें ड्रोन है। और बिल्कुल, और आज बिल्कुल सर, शायद मुझे लगता है कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ये ताकत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप दूर बैठे हुए अपने दुश्मन पर टारगेट करते रहे, मैन पावर का लॉस कम होता है, आप लगातार कम, आप कैसे आपके ऊपर इकोनॉमिक चीजों का कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी के ताजा माहौल में मिडिल ईस्ट की भूमिका भी कैसी रह सकती है। हमारे साथ अशरफ वानी भी जुड़े हैं। अशरफ, देखिए, आप इन चीजों को समझते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड का जो खासतौर पर आप कहते हैं डायनामिक्स जो बदलता रहता है, खासतौर पर अभी जो मिडिल ईस्ट की भूमिका होगी, क्योंकि ईरान के इन ताजा हमलों ने तो उस बीच की खाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या मिडिल ईस्ट दोनों देशों को, खासतौर पे अमेरिका और ईरान को, एक बार फिर से बातचीत की टेबल पे लाने की कोशिश कर सकता है, या फिर अब मिडिल ईस्ट ही चाहता है कि देखिए अमेरिका बड़े कार्रवाई करे, क्योंकि जो नुकसान उन्होंने भुगता है उसकी भरपाई भी वो अब ईरान से लेना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। दरअसल क्या है कि अगर हम खाड़ी के देशों की बात करें, दो दुश्मन उनके दो तरफ बैठे हैं, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। लेकिन बड़ा दुश्मन जो है वो छोटे दुश्मन से जो है कम है, तो ये मतलब उसका असर कम है। तो यही कारण है कि अब शायद इस नतीजे पर पिछले हाल फिलहाल के दिनों में खाड़ी के देश पहुंच गए हैं कि अगर ईरान उनका दुश्मन है लेकिन छोटा दुश्मन है, और लेकिन वो बड़े दुश्मन का साथ नहीं देंगे, और बड़े दुश्मन के ही कारण यानी इजराइल के ही कारण उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती जहां पर ईरान को इजराइल के कहने पर, अमेरिका को इजराइल के कहने पर ईरान पर बमबारी नहीं करनी पड़ती, ये विवाद ही नहीं था। जो असैसिनेटेड सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो तो यही चाहते थे। और यहाँ तक कि पिछले साल के युद्ध के बाद रिश्ते जो हैं वो खाड़ी के देशों के ईरान के साथ बेहतर बन गए, और उनमें ज़्यादा तब और गर्माहट आई जब कतर पर इजराइल ने मिसाइल दागा था उनके लीडरशिप जो हमास की है उसको असैसिनेट करने के लिए। तो उस बीच जो है अब यहाँ पर जो है, जैसे भी जनरल साहब कह रहे थे, यहाँ पर एक ड्रोन जो कुछ डॉलर्स, कुछ $100,000 का है, उसको चलाकर आपको एक बड़ी खबर आ गई है। यूएई ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है, और वही जो बात हो रही थी कि ईरान लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। सुमित ने भी अभी कहा, जनरल कुलकर्णी ने भी इस बात का उल्लेख किया था, तो 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। ये अशरफ, इस पर बताइए, यूएई ने 121 ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया है। मतलब ये हुआ है कि ईरान हमले कर रहा है, लेकिन उसमें से अधिकतर को मार गिराया जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराना, क्या ये ईरान को बहुत बड़ा झटका नहीं है? ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, वार स्ट्रेटजी। आप एक ड्रोन, जो मैं बात कर रहा था, कुछ $1,000 का चलाते हैं, दागते हैं, विदाउट पायलट, विदाउट एनी ह्यूमन लॉस। उसके लिए अमेरिका को या अमेरिका के एलआई को, चाहे फिर वो गल्फ का कोई भी देश हो, एक पैट्रियटिक मिसाइल चलाना पड़ता है। जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना महंगा है, तो आप $1 मिलियन खर्च करते हैं एक ड्रोन गिराने के लिए। तो आप ये यहाँ पर आप बैलेंस समझिए। और दूसरी तरफ से जो बैटरीज खाली हो रही है, जो एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी खबर आ गई है। देखिए इस बार क्या है, कतर ने ईरान के 10 ड्रोन और 2 मिसाइल को मार गिराया। मतलब ये हुआ कि अब लगातार जो मिडिल ईस्टर्न देशों पर हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं वो भी नाकाम हो रहे हैं। लेकिन आप इसका एक आर्थिक पक्ष
बता रहे हैं अशरफ, बात पूरी की। ड्रेन करने की कोशिश है ईरान की तरफ से अमेरिका की वेपनरी को, कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खाली हो जाए, उनकी बैटरीज कम हो जाएं, और उसके बाद जो है वो संकट अब उभरने लगा है, क्योंकि पिछले 5 दिन के दौरान जिस तीव्रता के साथ अमेरिका के फोर्सेस और इजराइल ने बमबारी की है और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स को अलग अलग बेसिस पे और इजराइल में एक्टिवेट किया है, उससे जो है ये बैटरीज कम हो गई हैं। अब उनकी उतनी प्रोडक्शन भी नहीं है उस रफ्तार से कि वो भरपाई जितना भी आप यूज़ करेंगे उतने बनते शुरू जाएंगे और उतने इजराइल और खाड़ी के देशों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एकदम जो है, जो अभी एक जनरल साहब भी कह रहे थे, सुमीत भी कह रहे थे, एक रणनीति का हिस्सा है कि ये खाड़ी के देश ही अपने रक्षक यानी अमेरिका को बोलें कि हमें छोड़ दो, किसी बहाने ये युद्ध बंद कर दो, तो आपको तबाह होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तबाह हो रहे हैं। जनरल मेस्टन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आप बात करना चाहेंगे? बिल्कुल जनरल मेस्टन, एक और बात, हम जैसा अशरफ भी देखिए बता रहे थे कि ये हमेशा स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपने सामने वाले के डिफेंस सिस्टम्स को एग्जॉस्ट कर दें, लगातार इतने ताबड़तोड़ अटैक करें, कंटिन्यूस अटैक करें। लेकिन पिछले 24 घंटे में एक और एनालाइज लगातार किया जा रहा है कि अब ईरान के जो हमले हैं वो उतनी जल्दी नहीं हो रहे जैसा हमने 10वें वेव तक, 11वें वेव तक देखा था। और दूसरा, ये हमले कम हो रहे हैं और जो मिसाइलों की संख्या है वो भी कम होती जा रही है। क्या इसके पीछे की कोई स्ट्रैटेजी है या फिर उनके रिजर्व्स में लगातार रिडक्शन हो रहा है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, अगर आप एडमिरल कूपर की आज ब्रीफिंग सुनी होगी, जो यूएस के सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं, 4 स्टार जनरल इक्विवेलेंट हैं, उनकी ब्रीफिंग में कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट थी और यहाँ तक उन्होंने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने 17 उनके शिप्स डुबो दी हैं और पूरा नियंत्रण है। बिल्कुल सर, आपको माफ कीजिएगा, बीच में रोकना पड़ा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इराक के विदेश मंत्री ने रूस से बातचीत की है। देखिए, हम आपको लगातार खबरों के बारे में बता रहे हैं कि युद्ध जारी रहा तो तेल निर्यात पर असर पड़ेगा, ये रूस की तरफ से कहा गया है। इस बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा संकट पूरी दुनिया पे तेल को लेकर भी है। वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। हम आपको बता रहे हैं, युद्ध जारी रहा तो तेल निर्यात पर असर पड़ेगा। रूस की चिंताएं लगातार इस निर्यात, इस बड़े एस्पेक्ट को लेकर भी है। वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, यह भी कहा गया है। जनरल मेस्टन, आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो अगर आप ये देखिए तो उनकी जो स्टेटमेंट के मुताबिक उनका भी टोटल फोकस है, और आज इजराइल ने भी बहुत क्लियरली बता दिया है कि इनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, इनके लॉन्चर्स है और इनके जो ड्रोन लॉन्चर्स हैं या ड्रोन फैसिलिटीज है, इनको बर्बाद करना। और आज ही इस्फहान में जो इनकी ये सारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उस पर भी बर्बाद किया। और इजराइल का स्टेटमेंट भी आया है कि हमने एक क्रूज मिसाइल सेंटर को बर्बाद कर दिया है। तो कहने का मतलब है इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो डिग्रेड होती जा रही है इनकी कैपेबिलिटी, क्योंकि अभी फोकस वही है, अभी तख्ता पलट से नंबर 1 फोकस है इनको जो इनकी मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने की। तो अगर वो फोकस चल रहा है तो प्रोबेबली ऑप्शन 1 हो सकता है कि क्योंकि मिसाइल्स कम पड़ती जा रही हैं तो अब वो स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग करेंगे, सही समय पे और सही जगह पे करेंगे जहां पर प्रभाव हो। क्योंकि अभी भी देखिए जितनी भी इनकी टारगेटिंग हुई है कि ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा है, बिल्डिंग्स गिरी है, सब कुछ हुआ है। अभी तक टोटल 6 यूएस सोल्जर्स कंफर्म डेड हैं और कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इनके कई बेसिस पे भी अटैक हुआ है, बिल्डिंग्स पे भी हुआ है, लेकिन एक जो इम्पैक्ट होता है जिसको मैं मिलिट्री भाषा में बोलूं फायर फॉर इफेक्ट या फायर फॉर इम्पैक्ट, वो अभी तक हो नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब स्टॉक्स डिप्लीट होते जा रहे हैं तो अब वो वही टारगेटिंग करेंगे कि जिसपे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है कि इनकी कोई शिप को डुबाना चाहे, यूएस शिप को, या इजराइल पे ऐसा हमला करें कि मतलब एक बहुत ही भयानक कैजुअलिटीज होनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन है, स्ट्रेटेजी के साथ उसको रिटेन भी कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी को, और साथ में वो एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। जितनी अभी वो फायर करते रहेंगे, जितने इनके लॉन्चर्स एक्सपोज होंगे, इनकी सैटेलाइट्स उनको टोटल मॉनिटर कर रही है, मॉनिटरिंग से इनके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है और कैपेबिलिटीज है इनको स्ट्राइक करने की, क्योंकि एयर डोमिनेंस है एलाइड फोर्सेस के पास है, यूएस इजराइल फोर्सेस के पास। तो वो बोलते हैं कि प्रिजर्व योर बैलेंस, रिटेन द बैलेंस एंड अपॉर्चुनेट टाइम पे इनको स्ट्राइक करने की मेरे को लग रहा है, और डिप्लीशन साथ साथ हो रही है जो यूएस और इजराइल का एम है। सुमित, बिल्कुल। और सर एक और बात, अशरफ भी हमारे साथ जुड़ा। अशरफ देखिए, आप तो ईरान की इन चीजों को समझते हैं, आप जान रहे थे, अभी क्या ये स्ट्रैटेजी है या रिजर्व्स इतने ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं कि उनको डर है कि अगर लंबा खींचा तो ऐसा ना हो कि आखिरी में हमारे पास कुछ बचे ही ना? क्योंकि देखिए नेवी जो अभी समझ में आ रहा है,
यूएस के टारगेट पे इस समय ईरान की नेवी है, लगातार बड़े आप कह सकते हैं उनके शिप्स को टारगेट किया जा रहा, सबमरीन्स को टारगेट किया जा रहा। नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईरान की नेवी को खत्म करने की पूरी कोशिश है। लेकिन आज सुमित दरअसल एक महत्वपूर्ण दिन है। इस पूरे जो ये विवाद शुरू हुआ था शनिवार से, आज चौथा है। आज जो क्योंकि ये किसी भी मुस्लिम में ये चौथा जो होता है जिस दिन फ्यूनरल प्रोसेशंस और फ्यूनरल जो रिचुअल्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो उस भी जो है ईरान के हर शहर खासकर तेहरान में लाखों लोग उस मॉर्निंग में शरीक हो रहे हैं। और वो भी एक वजह हो सकती है कि आज जो है थोड़ी लिमिट स्ट्राइक जो हैं ईरान ने की हैं खाड़ी के अलग अलग देशों में, और ख़ासतौर से खाड़ी के भी कुछ देशों में ये मॉर्निंग चल रही है। अगर हम बहरीन की बात करें, वहाँ पर सऊदी अरब में और बाकी जगहों पर, वो ये एक वजह हो सकती है। बिल्कुल। हमारे साथ संजय सोई सर और हमारे साथ कुलकर्णी सर भी हैं। कुलकर्णी सर, इन्फेंट्री की जब बात करते हैं, देखिए हम बार बार रिजिम चेंज की बात कर रहे हैं, अमेरिका लगातार कह रहा है देखिए अब रिजिम चेंज हमारा गोल नहीं है, गोल पोस्ट चेंज हो गया, हमारा पूरी कोशिश होगी कि जो क्षमताएं इनके पास है इसको खत्म करना। लेकिन उन क्षमताओं को खत्म करने के लिए आपको जो मैन ऑन ग्राउंड चाहिए ही चाहिए, आपको लगातार अपने सैनिक भेजने ही भेजने पड़ेंगे। क्या ये माने कि नेवल चीजों के ऊपर अटैक करने के पीछे का मकसद ये है कि आप एक वैक्यूम क्रिएट करें ताकि अपने इन सभी लोगों को, आप माफ कीजिएगा सर, बीच में एक ब्रेक की जरूरत है हमें,